इंडिया की ये वाकई एक बड़ी कामयाबी थी और वो मुबारकबाद का हकदार है। ख़ास तौर पे इसलिए कि इस सारे अमल में सिर्फ 75 मिलियन डॉलर की लागत आई। 75 मिलियन डॉलर तो सिर्फ एक F-16 तैयारे की कीमत बनती है। फिर ये भी एक हकीकत है कि चीन मरीख तक जाने में अभी तक कामयाब नहीं हो सका है। लिहाजा मैं समझता हूं कि इंडिया वाकई मुबारकबाद का मुस्तहक है। और अब हमें इस बात पर सोचने की ज़रूरत है कि वो एक तीसरी दुनिया का मुल्क है, गरीब मुल्क है, वो मरीख तक जाने में कैसे कामयाब हुआ। नवंबर 2013 में इंडिया ने एक खलाई जहाज जिसका नाम मंगलयान था, मरीख की तरफ रवाना किया। इसने तकरीबन 600 मिलियन किलोमीटर का फासला तय किया 10 महीनों के अंदर, और फिर ये मरीख के नज़दीक पहुंचा और फिर उसके गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। इंडिया के लोग बेहद खुश हुए और इसको ज़बरदस्त कामयाबी करार दे दिया गया। अब पाकिस्तान के लोग जानना चाहते हैं कि क्या वो भी मरीख पर पहुंच सकते हैं और इसके लिए क्या कुछ दरकार होगा। लेकिन इस सवाल पर आने से पहले चलिए हम इस पे ज़रा गौर करते हैं कि क्या ये वाकई कोई बड़ी कामयाबी थी। आखिर हमें याद है कि तकरीबन 15 साल पहले जब हिंदुस्तान ने 5 एटमी धमाके किए थे तो उस वक्त भी हर तरफ खुशियां मनाई गई थी, लेकिन वो कोई बड़ी कामयाबी तो थी नहीं। इसलिए कि एटम बम बनाना आजकल के ज़माने में तो कोई बड़ी बात है नहीं। एक शिकस्ता मुल्क शुमाली कोरिया जैसा वो भी बना सकता है। लेकिन मंगलयान की बात इससे मुख्तलिफ है। सबसे पहले खलाई जहाज को जमीन से ऊपर उठाना होता है। फिर जैसा कि मंगलयान ने किया, जमीन के जोर के इस्तेमाल से इसको मरीख की तरफ धक्का दे दिया गया। इसको स्लिंग शॉटिंग कहते हैं। फिर मरीख जमीन से इतना दूर है कि रेडियाई लहरों को जमीन से मरीख तक और वापस मरीख से जमीन तक पहुंचने में कई मिनट लग जाते हैं। लेकिन सिर्फ 1 मिनट के अंदर एक तेज रफ्तार खलाई जहाज हजारों मील आगे निकल सकता है। लिहाजा गलती के लिए कोई गुंजाइश होती नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इंडिया की ये वाकई एक बड़ी कामयाबी थी और वो मुबारकबाद का हकदार है। ख़ास तौर पे इसलिए कि इस सारे अमल में सिर्फ 75 मिलियन डॉलर की लागत आई। 75 मिलियन डॉलर तो सिर्फ एक F-16 तैयारे की कीमत बनती है। फिर यह भी एक हकीकत है कि चीन मरीख तक जाने में अभी तक कामयाब नहीं हो सका है। लिहाजा मैं समझता हूं कि इंडिया वाकई मुबारकबाद का मुस्तहक है। और अब हमें इस बात पर सोचने की ज़रूरत है कि वो एक तीसरी दुनिया का मुल्क है, गरीब मुल्क है, वो मरीख तक जाने में कैसे कामयाब हुआ। मैं समझता हूं कि इसके पीछे 3 बुनियादी वजूहात हैं। सबसे पहले ये कि इंडिया की नौजवान नस्ल में साइंस के लिए एक बेहद मोहब्बत नज़र आती है। इंडिया के हर शहर में कम से कम एक साइंस का म्यूजियम तो ज़रूर होता है, और कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4। वहाँ बेशुमार साइंसी सोसाइटियाँ हैं और वो सरगर्मियों में हर वक्त मसरूफ़ अमल नज़र आती हैं। सन 2005 में मैंने ये शौक़ अपनी आंखों से देखा था। मैंने इंडिया के 7 मुख्तलिफ शहरों में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में लेक्चर दिए थे साइंस के ऊपर। कई जगहों पर तो सैकड़ों स्टूडेंट्स आए थे और उन्होंने बड़े शौक़ से सुना और बड़े अच्छे अच्छे सवाल किए। मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू का जो शौक़ था साइंस का, वो उन तक मुंतकिल हुआ। जब इंडिया के कम उम्र तालिबे इल्मों से ये पूछा जाता है कि बड़े होकर वो क्या बनना चाहेंगे, तो सबसे पहले वो कहते हैं हमें साइंसदान बनना है। स्टीफन हॉकिंग उनके नज़दीक एक बहुत बड़ी हस्ती है। उन्हें ब्लैक होल्स, सुपर स्ट्रिंग्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इन तमाम चीज़ों का शौक़ दिलाया गया है। ये और बात है कि जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो आम किस्म के पेशों में लग जाते हैं। कोई बैंकर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कुछ बनता है। अहम बात यह है कि कम उम्री में जो सबसे अच्छे जहन हैं उन्हें साइंस की तरफ राग़िब किया जाता है। दूसरी बात यह कि इंडिया में
یونیورسٹیوں کا معیار اچھا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری انڈیا کی یونیورسٹیاں اچھی ہیں، کچھ تو بڑی ماٹھی سی ہیں، کچھ اس سے بہتر ہیں، کچھ عام معیار کی ہیں، اور کچھ